हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष पाठक और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि हाल ही में अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया या फिर इजराइल ने किस पर अटैक किया? ईरान पर अटैक किया। ठीक है, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, साथ में इजराइल और ईरान में से कौन ज्यादा पावरफुल है। आज इन सब चीजों का डिस्कशन हम करेंगे, हर पैरामीटर्स पर इन चीजों को देखेंगे और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी लड़ाई में हमारा कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लें टॉपिक क्या है। इजराइल और ईरान। ठीक है, इजराइल और ईरान की जो वॉर है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। आज के हमारे दो एजेंडा यही रहेंगे कि हम कोशिश करें कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है, साथ में इनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई क्या कि इजराइल गाजा लाइव अपडेट में अगर आप देखें न्यूज रिपोर्ट, तो इजराइल रिटेलिएट अगेंस्ट ईरान, द यूएस ऑफिशियल सेज। ठीक है, तो जैसे ही न्यूज बाहर आई कि भैया ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने वापस रिटेलिएट किया, तो आपको वर्ल्ड मार्केट में क्या चेंज दिखने लगे? आपको चेंज दिखने लगे कि जितने भी एशिया के स्टॉक मार्केट थे, फिर चाहे वो निफ्टी हो, जापान का हो, ठीक है, हांगकांग का हो, ताइवान का हो, ये सारे जो इंडोनेशिया का हो, जकार्ता का हो, है ना, शंघाई का हो, ये सारों में क्या देखने को मिला? आपको डाउनफॉल देखने को मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के बहुत पैरेलली चलता है। अगर वहां पर कुछ चेंज होता है तो स्टॉक मार्केट में भी चेंज आने लगता है। अगर जियोपॉलिटिकली चीजें बहुत अच्छी जाती हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठता है, और अगर वहां पर सिचुएशंस खराब होती हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, तो स्टॉक मार्केट क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। खासकर इंडिया की अगर हम बात करें तो कितने पॉइंट्स? -332 पॉइंट्स नीचे आपका स्टॉक मार्केट गया जैसे ही ये न्यूज बाहर आई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि इन दोनों में से बेटर कौन है, पावरफुल कौन है। साथ में ये देखेंगे कि इसमें इसका इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट है। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पर फोकस करेंगे वो है दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ। हम क्या करेंगे? दोनों की सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, उनके पास किस तरीके के वेपन्स है उसको देखेंगे, और उसके बाद एक राय बनाएंगे कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अब हम देखेंगे क्या, इजराइल वर्सेस ईरान। ठीक है, हु इज मोर पावरफुल, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करें, अगर हम सबसे पहले ईरान को देखें तो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द ईरान आर्म फोर्सेस, वो वहां की कैसे है? जैसे हमारे यहाँ आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वैसे ही ईरान की क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ आर्म फोर्सेस। ये कौन सी है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेस है दुनिया में। नहीं, कहां पर? इन द मिडिल ईस्ट रीजन। जितना भी वो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, सऊदी अरेबिया और दुबई वाला, उसमें जो ईरान है उसके पास क्या है? लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है। और कितनी मिलिट्री फोर्स है? लगभग 5,23,000 उनके क्या है? एक्टिव पर्सनल्स हैं। मतलब इतने सोल्जर्स उनकी किसमें? आर्मी में, उनकी नेवी में, उनके एयरफोर्स में काम करते हैं। लगभग कितने? 5,23,000 सोल्जर्स। और ईरान जो है क्या ऑपरेट करता है? नेवल फोर्सेस भी ऑपरेट करता है। अपने अपनी नेवी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है उनने। कहां पर? पर्शियन गल्फ में। और इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पर्शियन गल्फ का और स्टेट ऑफ हर्मोस का इंपॉर्टेंस ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे कि ये ईरान है, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, और ये है इजराइल। अब ईरान के पास जो है ये पर्शियन गल्फ है और ये स्टेट ऑफ हर्मोस है। यहां से क्या होता है कि दुनिया का जितना भी एशिया में जो ट्रेड होता है और दुनिया का जो ट्रेड होता है, यहाँ से ऑयल और एलएनजी का ट्रेड बहुत क्या होता है? ज्यादा, है ना। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ऑयल का ट्रेड ज्यादा होता है। अगर ईरान ने पहले ही धमकी दी हुई है कि अगर वो वॉर में इन्वॉल्व होता है तो वो क्या कर देगा? इस वाले एरिया को ब्लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा कि ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। अब ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी तो हमारे जैसे देश जहां पर ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा? दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, डॉलर का प्राइस ऊपर हो जाएगा, रुपीस का प्राइस गिर जाएगा, और डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एंड कंज्यूमर पे, मतलब आप पे और हम पर। ठीक है, तो ये सबसे पहले मिलिट्री जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं ईरान के, ये सारे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं
तो अगर अब इसराइल की अगर मैं बात करूं तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ कहते हैं जिसको, उसमें कितने हैं 1,16,09,500 इतने उनके एक्टिव पर्सनल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसराइल तो बहुत एक छोटी सी कंट्री है और ईरान एक इतनी बड़ी कंट्री है, तो वहां सिर्फ 5 लाख सोल्जर्स हैं और यहाँ 16 लाख के आसपास कैसे सोल्जर्स हैं। तो देखिए इसराइल में है ना एक एक स्कीम चलती है, उसके अंडर क्या होता है कि जितने भी जो ग्रेजुएट्स होते हैं या 12th पास जो होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें क्या करना होता है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज देनी होती है अपनी कंट्री के लिए फॉर 3 years ऑफ पीरियड। ठीक है, उसके बाद अगर वो चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है, पर मिलिट्री जो उनकी सर्विसेज हैं वो कंपलसरी होती है। इससे क्या होता है कि एक छोटी सी कंट्री है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स जो हैं उनके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब आपने देखा होगा जब इसराइल और गाजा के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो दुनिया भर में जितने भी इसराइल के लोग थे वो कहाँ जाने लग गए थे, इसराइल जाने लग गए थे। क्यों? क्योंकि बोले हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी मिलिट्री सर्विसेज, यहाँ तक कि वहां के प्रेसिडेंट से लेकर, प्रेसिडेंट के बेटे से लेकर, प्रेसिडेंट से लेकर और जितने भी पॉलिटिशियंस एक्टर्स जो हैं उनके लिए क्या है, सभी के लिए कॉमन मैन से लेकर प्रेसिडेंट के घर तक लेकर मिलिट्री सर्विसेज देना कंपलसरी है। ठीक है, तो उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कितने, कि यहाँ पर कितने लाख सोल्जर्स हैं, 16 लाख सोल्जर्स हैं, 16,09,500 सोल्जर्स हम देखें तो ये हैं। ठीक है, 16 लाख नहीं, सॉरी, अगर मैं देखूं तो कितने हैं, 1,69,500 के आसपास सोल्जर्स हैं। तो ये भी एक छोटी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफेंस फोर्सेस के अलावा, इसको क्या कहते हैं, इजराइल इज नोन फॉर द एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इसके पास क्या है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आपने देखा होगा हमने जितने भी, हम जैसे कि हमारे यहाँ भी F-35 फाइटर जेट्स हैं, तो ये हम कहाँ से लेते हैं, इसराइल। इसराइल के साथ हमने क्या करी है, टेक्नोलॉजी शेयर करी है। उसके बाद इनके पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है द आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है। और ऐसा सिस्टम आज तक बहुत सारी कंट्रीज डेवलप नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इसराइल जो है टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है और उनके पास क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। उसके अलावा F-35 उनके पास फाइटर जेट्स हैं। उसके अलावा उनके पास मुसाद जैसी एजेंसी है। मुसाद क्या है, जैसे इंडिया में रॉ है, पाकिस्तान में ISI है, यूएसए के पास FBI है, ठीक है, ब्रिटेन के पास, यूके के पास MI है, वैसे ही इनकी क्या है, मुसाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इनके लिए ऑपरेशंस को अंजाम देती है दूसरी कंट्रीज में। जैसे कि हमारे यहाँ रॉ काम करती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर में, जैसे टाइगर जिंदा है में जो सलमान खान रहते हैं वो किसका पार्ट रहते हैं, रॉ का पार्ट रहते हैं। हर मूवी में आपने देखा होगा रॉ का कहीं ना कहीं जिक्र आता ही आता है। तो वैसे ही मुसाद को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एजेंसी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, बहुत ही पावरफुल एजेंसी माना जाता है। कहां पर? पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो ये हमारे दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया। उसके बाद हम देखें तो एक आयरन डोम जिसके बारे में हमने बात करा वो क्या है। तो इसराइल का जो आयरन डोम है वो कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है दुश्मन ने क्या करी, अपनी मिसाइल छोड़ी किसकी तरफ, इसराइल की तरफ। अब इसराइल के पास सबसे पहले रेडार सिस्टम यूनिट है। तो ये रेडार क्या करेगा, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन देखेगा कि ये इसराइल, ये जो मिसाइल जो दुश्मन ने छोड़ी है वो कहां जा रही है। उसके बाद इस कंट्रोल सेंटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया इसको रोकना है। तो ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है एक मिसाइल लॉन्च करेगी जो कि इसको हवा में ही टकरा कर क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मिसाइल जो है वो जमीन पर गिरेगी ही नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, जो लोग हैं उनकी डेथ कम होगी और जो प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है वो भी कम होगा। ये एक तरीके का एडवांस मिलिट्री सिस्टम है जो कि बहुत सारी कंट्रीज या फिर एक या दो चुनिंदा कंट्रीज के पास ही है, बहुत सारी कंट्रीज इसको नहीं बना पाए हैं। इसी कारण इसराइल जो है इतना छोटा होने के बावजूद भी बहुत एफिशिएंटली अपने आप को बचा कर रखता है। अगर आपने द 6 डे वॉर के बारे में नहीं सुना, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया था, इसराइल पर अटैक किया था और 6 दिन तक अटैक करते रहे थे, पर इसराइल हारा नहीं था, इसराइल वहां से जीत कर निकला था। ठीक है, तो अगर आपको उसके बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये इसराइल क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड पॉइंट पे जाएं तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है इसराइल और ईरान के बीच में।
अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अगर मैं बात करूं तो उसको मिला के ईरान क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी किसके बाद, सऊदी अरेबिया के बाद। और इसकी जीडीपी कितनी है, लगभग 640 बिलियन डॉलर्स। अगर मैं 2020 की बात करूं तो कितनी है, 640 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे मिडिल ईस्ट, और जिसको क्या कहते हैं, MENA, मीना करके, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनकी जो इकोनॉमी है वो अभी रिसेंटली बहुत सेटबैक हुई है, क्योंकि यूएस और वेस्ट कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, ये कंट्रीज जनरली ऑयल और नेचुरल गैस में ज्यादा ट्रेड करती हैं, इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। वहीं अगर मैं इसराइल की बात करूं तो इसराइल इज अ स्मॉलर इकोनॉमी एज कंपेयर टू द ईरान। छोटी सी इकोनॉमी है पर हाईली डेवलप्ड है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और डेवलप्ड है, साथ में डाइवर्सिफाइड भी है। ठीक है, तो उनकी जो जीडीपी है वो कितनी है, 404 बिलियन डॉलर्स इन 2020। उनकी कितनी थी, 640, किसकी थी, ईरान की। ठीक है, 640 बिलियन डॉलर्स। और इसराइल की कितनी है, 404 बिलियन डॉलर्स। आप देखें लगभग 200 बिलियन डॉलर का अंतर है। पर एक छोटी कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज कम है और एक बड़ी कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखें तो इसराइल भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूं, इसराइल को क्या कहते हैं, स्टार्टअप नेशन कहते हैं। मतलब यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप, अगर आपने कुछ कंपनी सुनी होगी जैसे आईटी में एक एमडॉक्स करके कंपनी है, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंपनी है, वो भी कहाँ से है, इसराइल से है। और इसराइल में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप नेशन कहते हैं। स्टार्टअप नेशन कहते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप पर कैपिटा ग्लोबली, मतलब पर हेड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स कहाँ खुलते हैं, इसराइल में खुलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिलिट्री वाइज ईरान और इसराइल में से कौन पावरफुल है, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसराइल और ईरान में से कौन पावरफुल है। अब जिस तीसरे फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है एक वॉर टाइम सिचुएशन में। ईरान जो है मेंटेन रखता है इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट टू द सपोर्ट ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्ला और इन लेबनन। अब देखिए, इसराइल की जो एक नेबरिंग कंट्री है वो है लेबनन। जैसे कि ईरान जो है बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो होते हैं उनको फंड करता है। इंसर्जेंट ग्रुप जैसे हिजबुल्ला हो गया, हैती हो गए, ठीक है, इनके थ्रू क्या लड़ता है, वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता है। मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है उन वॉर्स में, पर इन ग्रुप्स को वहां पर लड़ने के लिए भेज देता है, फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, साथ में इसको किसका सपोर्ट है, मिडिल ईस्ट का भी सपोर्ट है ईरान को। अगर वहीं मैं बात करूं कौन कौन सी कंट्रीज इसके क्लोज अलाई हैं, तो सीरिया है, रशिया है, विच प्रोवाइड हिम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रीजन। तो रशिया जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और सीरिया जो है मैन पावर के माध्यम से ईरान की जो है मदद करता है इस वाले रीजन में। अगर मैं वहीं किसकी बात करूं, इसराइल की बात करूं, तो इसराइल जो है की प्लेयर है मिडिल ईस्ट में, और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस है किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, मतलब अमेरिका के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट। ठीक है, अगर इस पॉइंट को चोक कर दिया गया तो क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड की जो ऑयल सप्लाई है वो हैम्पर होगी। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो यहां आ रहा है ईरान के पास, और ये जो गल्फ है ये वाला, यहां से अगर, और इन दोनों जगह से अगर ऑयल आना बंद हो गया, यहां पर क्या है, जो हैती रिबेलियंस है वो क्या करते हैं, जनरली शिप्स को हाईजैक वगैरह कर लेते हैं और यहां पर ट्रेड को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये दोनों पॉइंट ही अगर चोक हो गए तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की ऑयल इकोनॉमी जो है वो गिर जाएगी, वो जमीन पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। कौन से, मिलिट्री सबसे पहले डिस्कस किया, उसके बाद इकोनॉमिक डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी किसके पास सबसे ज्यादा बेटर है, तो जो ईरान है उसके जो एडवांसमेंट है जनरली एरोस्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही ज्यादा है। ठीक है, मतलब वो सैटेलाइट्स वगैरह भी बेटर बना लेते हैं, साथ में न्यूक्लियर पावर भी है। उसके अलावा जैसे कि इन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सैटेलाइट लॉन्च कर लिया था अपना 2009 में,
और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटीज भी क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। देखिए मिसाइल्स भी बहुत तरीके की होती हैं, उसके लिए हम एक अलग लेक्चर पूरा लेकर आएंगे, ठीक है। तो ईरान की जो एक्सपर्टीज है वो एरोस्पेस और न्यूक्लियर फील्ड में ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं इसराइल की, तो इसराइल जो है वो इनोवेशन पर फोकस करता है और उसकी एक्सपर्टीज साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये घर है किसका, न्यूमरस मल्टीनेशनल स्टार्टअप कंपनीज का, और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने देखा था एक टर्म, जो इसराइल की इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाइड है ना, डेवलप्ड है, ठीक है। तो वो किस कारण है, क्योंकि जो इसराइल है वो बहुत सारे सेक्टर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस देकर उनको आगे बढ़ाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपने देखे, कौन से, मिलिट्री, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, साथ में टेक्नोलॉजिकल। आपको ये पॉइंट एनालिसिस करके क्या समझ में आया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों की लड़ाई के कारण इंडिया पर, यानी कि आप पर और हम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं इंडिया का इंपैक्ट ऑन इंडिया, तो सबसे पहले जो इंपैक्ट हम पे पड़ेगा वो पड़ेगा ऑयल प्राइस का, ठीक है। तो एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट स्पेशली इन्वॉल्विंग द मेजर कंट्रीज, उससे क्या होगा, स्पाइक इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे क्या होगा, स्पाइक हो जाएगा, और इंडिया हेवीली डिपेंड्स है इंपोर्ट पे। तो इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर मैं बात करूं, इंडिया का जो अभी ट्रेड डेफिसिट है वो 240 बिलियन डॉलर का है, ठीक है, 240 बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। अब आप इसको करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को अंतर रखिएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट में सर्विसेज भी जोड़ी जाती हैं, पर जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसमें सिर्फ गुड्स, जो टेंजिबल आइटम्स है जिन्हें आप छू कर देख सकते हैं, सिर्फ उन्हें काउंट किया जाता है। तो इंडिया का अभी अगर ट्रेड डेफिसिट देखें तो कितना होता है, $240, $240 बिलियन। अब हम तो यही चाहते हैं कि भैया हमारे जो हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग हो जाए, जैसे $1 में 50 रुपए आ जाए, $1 में 1000 रुपए आ जाए, या $1 के बराबर हमारे कितने हो जाए, 100 रुपए हो जाए, एक मतलब $100 के बराबर कितना हो जाए, ₹1 हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा रुपीस क्या हो, स्ट्रांग हो। पर जैसे जैसे ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि 80 टू 90 डॉलर पर बैरल भी अगर प्राइस होता है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ जाएगा, 266 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 240 से 266। और अगर सिर्फ $10 पर बैरल का भी राइज होता है, अगर $100 भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 276 बिलियन डॉलर का। तो आप देखिए कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारा रुपीस क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पर और हम पर पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, साथ में हमारे इंपोर्ट बिल्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकेंड, जो अगर हम देखें कि इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ट्रेड जो है डिसरप्ट होगा। कैसे कि जो ट्रेड है, मेरीटाइम ट्रेड, जैसे हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हर्मोस वाला और पर्शियन गल्फ वाला, अगर वो बंद हो जाएंगे तो इंडिया का ट्रेड और एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली जो है क्रूशियल कमोडिटीज का, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस हैं और मिनरल्स हैं, वो क्या होगा, इंपैक्ट होगा। जैसे मैंने बताया, देखिए कि शिप जा रहा है कहां से, अगर ये हर्मोस वाला स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता है तो पूरा ऑयल ट्रेड क्या होगा, कट जाएगा पूरे दुनिया से। अब अगर मैं बात करूं तो तीसरा इफेक्ट इंडियन की इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होगा। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं लेड टू कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। अब जनरली अगर वॉर सिचुएशन होगी, स्टॉक मार्केट्स नहीं बढ़ेगा, ऑयल, मिनरल, नेचुरल गैसेस नहीं आएंगे, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे, और अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे तो हमको अपने फॉरेन एक्सचेंज में से पैसा खर्च करके ऑयल वगैरह खरीदना पड़ेगा, जो बाहर से पैसा तो अब आएगा नहीं हमें, ठीक है। तो ये वाला जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा, तो इंडियन इकोनॉमी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इंडियन करेंसी वीक हो जाएगी, और हमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में वो क्या है, रेमिटेंस। आपने रेमिटेंस बहुत वाइडली एक टर्म है जो सुनी होगी। रेमिटेंस में क्या होता है, जो भी लोग इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वहां से पैसा कमा के अपने घर पे पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो इंडिया के बहुत सारे, अगर आप केरल तमिलनाडु वाले रीजन में जाएंगे तो वहां के बहुत सारे लोग कहाँ काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर वॉर की सिचुएशन होगी तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, और वहां से रेमिटेंस आना जो है वो बंद हो जाएगा,
ठीक है, तो ये भी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैनी इंडियंस वर्क इन द मिडिल ईस्ट, और क्या भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। एनी स्टेबिलिटी इन द रीजन कुड अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड रेमिटेंस फ्लो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे रेमिटेंस इम्पैक्ट करता है। तो जो इंडिया है, इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, यूनाइटेड स्टेट से आता है, यूएसए से इतने सारे लोग पैसा भेजते हैं 23.5% के आसपास। उसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंस आता है वो यूएई से आता है, मतलब मिडिल ईस्ट से आता है। उसके बाद बात करूं सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये जनरली कहाँ पड़ती हैं, मिडिल ईस्ट में पड़ती हैं। तो इनसे भी जितना भी रेमिटेंस आता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है, हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिफेंस स्पेंडिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे क्यों बढ़ाना पड़ेगा, अब मान लीजिए वॉर सिचुएशन है, किसी और कंट्री ने आके हम पर ही अटैक कर दिया, तो हमें अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा। और वो जो फंड है वो कहाँ, जो बाकी स्कीम्स में जाना चाहिए वो कहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा, डिफेंस बजट में डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है जैसे कि टेंशन एस्केलेटिंग इन इंडिया, ठीक है, में लीड टू इंक्रीज इन द डिफेंस स्पेंडिंग्स, जिससे क्या होगा, जो हमारे इंटरेस्ट को बचा के रखेगा, और पर उससे अंतर क्या आएगा, बाकी सेक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन देयर डिफेंस बजट। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया ही है जो ऑलमोस्ट $71 बिलियन क्या करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, किस पर, अपने डिफेंस बजट पर। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि भैया इजराइल और जब ईरान की वॉर स्टार्ट हुई तो उसका सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा। उसके अलावा हमने इसको 4 एस्पेक्ट्स पर डिफरेंशिएट किया दोनों कंट्रीज को। 4 कौन कौन से, मिलिट्री, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी वाले, उस पर हमने इसको जज किया कि कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर वॉर स्टार्ट होती है तो हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, तो हमने कहा देखा, इन्वेस्टर्स का भरोसा जाएगा, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा रेमिटेंस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।